3 मई को ना नीट यूजी का एग्जाम हुआ। इसमें कुछ लोगों का पेपर अच्छा गया, कुछ लोगों का खराब गया और इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका पेपर एकदम खतरनाक गया टेलीग्राम की बदौलत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टेलीग्राम की बदौलत। एग्जाम होने के पहले ही नीट का पेपर टेलीग्राम चैनल पर आ चुका था और बिक भी रहा था। सोशल मीडिया पर किसी भी चीज का ट्रेंड हमेशा इंस्टाग्राम से शुरू होता है, लेकिन बवाल हमेशा टेलीग्राम ही मचाता है। चाहे वो एमएमएस हो या फिर कोई पेपर लीक करना हो या फिर किसी भी टाइप की सर्विस देनी हो, टेलीग्राम पर सब अवेलेबल है। जहाँ पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों को पेपर में पास होने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, पर टेलीग्राम सीधा पेपर ही हाथ में दे देता है, मात्र 30 लाख रुपए में, और लोग खरीदते भी है। अब ना हमारे देश में एनटी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है। सच कहूं तो इसका नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि आज तक इस एजेंसी ने कुछ झंडे गाड़े नहीं है। चलो फिर भी मैं तुम लोगों को इस एजेंसी का काम बता देता हूँ, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, बस इनका यही काम है। लेकिन इनसे वो एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। इन लोगों को स्टूडेंट्स के मुंह से पता चला कि पेपर लीक हो चुका है टेलीग्राम में, इनको खुद से कुछ पता नहीं चला है, और पता चलने के बाद इन लोगों ने उस मामले की जांच करने के बजाय सीबीआई के हाथ में केस दे दिया। लो भैया तुम सॉल्व करो, क्योंकि ये चीज हमसे सॉल्व नहीं होने वाली, ये हमारी बस की नहीं है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक डिसीजन लिया, पेपर लीक हुआ है ना, चलो कोई ना, हम दोबारा एग्जाम कराते हैं, क्योंकि घर की खेती है। अब जो बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे उनसे किसी को क्या ही लेना देना है, क्योंकि ये एग्जाम कह के इन लोगों ने तो अपना पल्ला फाड़ दिया। हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। क्या हो जाएगा फीस रिफंड करके? तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई होंगी, आधे लोग तो पेपर देने के बाद हिल स्टेशन चले गए होंगे घूमने, वो क्या वहां से वापस आएंगे अपनी छुट्टियां कैंसिल करके? ये सब छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि हम गलती कहाँ मानी जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये चीजें करके बच्चों पर कोई एहसान करते हैं। अपनी गलती तो मानना छोड़ो, ये बस आश्वासन दे रहे हैं। जिस अंदर के व्यक्ति ने, जिस आरोपी ने पेपर लीक करा है, उसको सजा देने की बात तो हो ही नहीं रही है। और ये कैसे काम करते हैं लोग? हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबका, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है, और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी हमसे? खान सर ने जो भी बात कही मैं उससे 100% सहमत हूं। The next day. कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना यहाँ पर, उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग यहाँ पे। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए यहाँ पर, खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए यहाँ पे, बुलडोजर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। खान सर थोड़ा ज्यादा ही भाव। अब उनको कौन ही समझा कि जिस देश में ड्रिंक एंड ड्राइव करके मासूमों को उड़ाने पर ऐसे लिख के माफी मिल सकती है, वहाँ पेपर लीक होना तो आम बात है। जहाँ हमारे खान सर इतने ज्यादा भावुक हो चुके हैं, सेम वहीं पर अलग सर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्यों बरसा था सिस्टम? तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी की पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि कोई प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले निशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? कैसे चेंज करेंगे सर? उन्हीं में से किसी ने पेपर लीक किया। आपने वो कहावत नहीं सुनी, घर का वेदी लंका डाय? वो कहावत सिर्फ इसी दिन के लिए बनाई गई थी, वरना जिस टेलीग्राम पेज में पेपर लीक हुआ था, वहाँ पर नीट का पेपर जो कि दोबारा होने वाला है, उसे भी लीक करने की एश्योरेंस मिल चुकी है। अभी तो दोबारा जो पेपर होने वाले उसकी डेट्स भी नहीं आई है, और इन लोगों ने उसे लीक करने की अनाउंसमेंट भी कर दी। इसका मतलब समझे गए? इसका मतलब यही कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो ये काम करा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और जो अंदर का इंसान पेपर लीक करवाने में शामिल है, मैं उससे बस एक बात कहना चाहता हूँ, पागल, को पता भी कर्म क्या होता है? इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना तेरे को कोई शर्म है? बल्कि तेरे बूढ़े माँ बाप के इलाज में वही डॉक्टर आएगा जो तेरे पेपर लीक्स पास हुआ था, जो तेरे माँ बाप के दिल की जगह फेफड़े का इलाज करता। फिर करते रहना पछतावा, क्योंकि जो लाया था उनके भविष्य के साथ तो तूने कर दिया। अब कहा है हमारे गरीबों का मसीहा, आई मीन राघव चड्ढा, उन्होंने कुछ नहीं कहा इस विषय पर। खैर छोड़ो, उनका तो बीजेपी में एंट्री करने के बाद ही तेल खत्म हो गया। बाय द वे, बीजेपी से याद आया कि मैं तुम लोगों को बताने ही भूल गया, बीजेपी से हारने के बाद ममता दीदी शायद वकालत पे उतर गई। इनके बारे में कुछ ना बोलूं तो ही बेहतर है, वरना शमिष्ठा की तरह ये भी मुझे गुड़गांव से उठा के जेल में भिजवा देंगे। चलो वापस बीजेपी पर आते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले अच्छे हैं। वो लोग अभी तक ध्रुव राठी को माफ करते हुए आए, तो मुझे भी माफ कर ही देंगे। लव यू बीजेपी। वैसे भी मैं बीजेपी को कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके आगे मैं उनकी चमचागिरी करने वाले रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत? अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण तो पैदा नहीं हुआ। जिन चीजों पर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च होता है, उनमें किफायत बरतने में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोल भी कौन रहा है? जो इंसान सबसे ज्यादा फॉरेन टूर पर जाता है। इस बंदे ने तब भी फॉरेन टूर किया जब ईरान और इजराइल की बात चल रही थी। मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं कि वो फॉरेन विजिट कर सके या फिर गोल्ड खरीद सके। उनकी सैलरी तो बच्चों की स्कूल फीस, ईएमआई और घर खर्च में ही निकल जाती है। तो फिर कहाँ से वो लोग दुनिया घूमेंगे और सोना खरीदेंगे? कोई सेंस ही नहीं बनता है ना इस बात का। अब रही बात गोल्ड खरीदने की, तो इस बंदे की बेटी की जब शादी हुई, तब इसने अपनी बेटी की शादी में गोल्ड नहीं खरीदा होगा? ऑफकोर्स खरीदा होगा। देखो अब कैसे भोली सी शक्ल बनाकर ज्ञान दे रहा है, ये मत करो, वो मत करो। जिन चीजों पर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च होता है, उनमें किफायत बरतने में किसी को क्या प्रॉब्लम? बल्कि इसने सब कुछ करके बैठा है। इसे ही कहते हैं दिए तले अंधेरा। सबको पता है कि गोल्ड और ज्वेलरी की इंडस्ट्री में कौन एंट्री लेने वाला है और किसकी मदद के लिए ये सब खेल रचा जा रहा है। तो जितने भी न्यूज रिपोर्टर और एंकर्स हैं जो फालतू की चाटुकारिता करते हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को मैनिपुलेट करने वाली फालतू की बकवास तो करना ही नहीं, वरना एक रोस्ट वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि लोगों का तुम्हारी न्यूज में से विश्वास ही उठ जाएगा। चलो ये तो हो गई नॉर्थ इंडिया की बात। अब हम चलकर देखते हैं कि साउथ में क्या हो रहा है इन दिनों।
तमिलनाडु में इन दिनों बस एक ही नाम गूंज रहा है। तमिलनाडु के लोगों ने सोचा था कि विजय थालापति, जोसेफ विजय थालापति के सीएम बनने के बाद 3 रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिए गए थे। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, नारकोटिक्स के लिए नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए। ये 3 चीजें लागू हुई विजय थालापति के सीएम बनने के बाद, और ये जो 3 चीजें हुई वो बहुत ही बढ़िया हुई है। ये एक बात होगी। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा मेन पॉइंट में लेके चलता हूँ कि मैं कहाँ बात ले जाना चाहता हूँ। सुनो ध्यान से। तो तमिलनाडु में 2023 में थिनुवी नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी। नाउ गेस व्हाट, उस मूवी का मॉर्निंग शो रखा गया था सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच। तो साउथ में लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, वो लोग सवेरे ही उठ जाते हैं। वो सवेरे सवेरे मूवी थिएटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए। तो उस दिन अर्ली मॉर्निंग में भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण एक इंसान की भीड़ में दबकर हो जाती है। तो तब से तमिलनाडु में अर्ली मॉर्निंग शो पर बैन लगा हुआ था। एक ट्विटर अकाउंट है ड्रीम वॉरियर पिक्चर नाम का, वो अपनी ट्वीट में जोसेफ विजय थालापति को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी एक मूवी पर अर्ली मॉर्निंग में थिएटर में शो करने की परमिशन दे दी। मूवी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद पता कर लेना। चलो फिर मैं तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूँ। उस मूवी की स्टार कास्ट में से कोई एक इंसान विजय थालापति के बहुत जानने वाला है। इसके आगे मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि सेफ खेलना होता है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि किसी एक पर्सन के लिए पूरा सिस्टम हिला देना, इसमें क्या लॉजिक था? बाय द वे, अगर मैं पीएम या सीएम होता तो मैं भी यही करता अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए। विजय थालापति की जीत में जिसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो है आजकल के जेनजीस। इन लोगों ने खुद तो वोट किया ही, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी वोट करवाया। जेनजीस वो कैटेगरी है जो उबलते दूध की तरह काम करती है। जहाँ इनका सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ले जाते हैं ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि ज्यादातर जेनजीस जो है उन लोगों ने किताबें पढ़ी नहीं है, उन्हें हिस्ट्री के बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं पता है। एक्चुअली उन लोग का कुछ लेना देना ही नहीं है हिस्ट्री से। पिछले 500 साल में क्या हुआ उन्हें ये तक नहीं पता क्योंकि उनका इतिहास उनसे छीन चुका है। जिस चीज पर वो लोग प्राउड फील कर सके वही चीज उनके सामने से गायब हो चुकी है। मैं सारे जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज्यादातर लोगों ने ज्ञान की बात कभी सीखी ही नहीं है। दे हैव जीरो नॉलेज बेस। तो दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को यह अश्योर कर दूं कि मेरी ये वीडियो बस एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मेरे कमेंट सेक्शन के अलावा बाहर किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हेट देना मेरे कमेंट सेक्शन में किसी को भी दे सकते हो। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल।